हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हो? आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपने जीवन में स्वस्थ होंगे। आज का जो अपना वीडियो लेक्चर है वो है मैथ्स टीचिंग मेथड्स और आज का जो ये वीडियो है वो रहेगा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए। और आज अपन डिस्कशन करेंगे विविध परीक्षाओं में आए हुए पीवाईक्यू। और ये जो वीडियो है आपके लिए साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपन इस वीडियो में मैं बिल्कुल भी आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। वीडियो में पीवाईक्यू की चर्चा करने वाला हूँ। पीवाईक्यू और ये जो पीवाईक्यू है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और विविध परीक्षाओं में आए हुए हैं और कुछ आने वाले भी हैं, कुछ आ भी सकते हैं। चलो पहले प्रश्न की ओर प्रस्थान करें। चलो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न, देखते हैं। आज समझने का प्रयास करना जी। नागरिकता तथा प्रभावपूर्ण जीवन की शिक्षा का एक आवश्यक अंग किसे माना गया है? ऑप्शन दिए गए हैं। नागरिकता का तथा प्रभावपूर्ण जीवन की शिक्षा का, कि भाई गणित का नागरिक के तौर पर और नागरिक के तौर पर आप प्रभावपूर्ण जीवन में आपका उपयोग इसको कैसे किस प्रकार कर पाओगे। इन ऑप्शनों में आप इनको देखिए भी किस गणित का उपयोग किया जाता है। देखना, ऑप्शन पहला एक बार होल्ड करते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है वो लिखित गणित, तीसरा है अभ्यास गणित और चौथा है गृह कार्य। साथियों ध्यान रखना, ये तीनों ही ऑप्शन जो है ये कक्षा कक्ष तक सीमित है। कहां तक सीमित है साथियों? ये कक्षा कक्ष तक प्रभावी है, मतलब स्कूल लेवल तक ये ठीक है। गृह कार्य जो है वो स्कूल लेवल तक ठीक है। लेकिन अगर आप जब सामान्य जीवन में हो तो कब आप गृह कार्य करते हो तो साथियों ध्यान रखना, वहां जो उपयोग किया जाता है मौखिक गणित का प्रयोग किया जाता है। बहुत बार आपने भी मौखिक गणित का प्रयोग किया। जैसे आप किसी दुकान पर जाते हो, कोई सामान लेते हो तो ये 1 किलो का इतना रेट है तो 100 ग्राम का कितना होगा, 150 ग्राम का कितना होगा। आप फलानी जगह जा रहे हो तो वहाँ अगर इतनी दूरी का इतना चार्ज है तो इतनी दूरी का चार्ज कितना। तो उन सब के अंदर जो प्रयोग किया जाता है, किस गणित का प्रयोग किया जाता है साथियों? मौखिक गणित का प्रयोग किया जाता है। किसमें? मौखिक गणित, ओरल मैथमेटिक्स का प्रयोग किया जाता है एक नागरिक के तौर पर और एक बेहतर प्रभावपूर्ण जीवन की शिक्षा में। आपको समझ में आया सर? बिल्कुल। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा ध्यान से देखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता, गणित की नेचर को नहीं दर्शाता? इसका मतलब ये सवाल है गणित की नेचर से संबंधित। चलो प्रश्न को अपन हल करते हैं और कोशिश करेंगे इसको बहुत अच्छे से हल करें। गणित एक सार्वभौमिक सत्य है। जी बिल्कुल सही है। गणित किसी भी देश में पढ़ लो, सेम टू सेम पढ़ा जाएगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये भी ऑप्शन सही है। गणित की प्रत्येक शाखा अभिकथनों, अभिकथनों का अर्थ है स्वयं सिद्धि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियोम्स। स्वयं सिद्धि। अब कुछ बच्चों के मन में चल रहा होगा साहब स्वयं सिद्धि का अर्थ क्या है? स्वयं सिद्धि का अर्थ है कि जैसे एक सदैव जीरो से बड़ा है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं। ऐसे अभिगृहित, ऐसे प्री कंसेप्ट जो बिना प्रूफ किए ही सही होते हैं उसको स्वयं सिद्धि बोलते हैं। बिल्कुल। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इस प्रकार के प्रश्न। और ये जो है ये भी बिल्कुल सही आंसर अभिकथनों से समुच्चय से प्रारंभ होती है। ओके। गणित में सामान्य क्षेत्र का बहुत संकीर्ण होता है। एक बार होल्ड पे रखो। गणित में अमूर्त पदों की व्याख्या की जा सकती है। बिल्कुल अमूर्त पदों की व्याख्या की जाती है। गणित का तो प्रमुख उद्देश्य है बालकों में अमूर्त चिंतन पैदा करना। बालकों में अमूर्त चिंतन उत्पन्न करना, ये गणित का टारगेट है, ये उद्देश्य है गणित। ताकि बच्चों में किसका विकास हो सके? ताकि बच्चों में तर्क का और सोचने की, एनालिटिक पावर का क्या हो सके? सोचने का विकास हो सके। ये गणित का इंपॉर्टेंट रोल है। अब है गणित का सामान्यीकरण का क्षेत्र। नॉर्मलाइजेशन का क्षेत्र बहुत संकीर्ण होता है, गलत है। गणित का सामान्यीकरण का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। तो इसका मतलब राइट आंसर अपना क्या हो गया आपका? ये वाला। गणित का जो क्षेत्र होता है ये कैसे होता है साथियों? विस्तृत होता है, ब्रॉड लेवल पर होता है गणित। बोलो साथियों, ये आपके समझ में आया कि नहीं है? बिल्कुल। सवाल नंबर 21 आपका कंप्लीट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विशिष्ट उद्देश्यों को की एक विशेषता नहीं है? इसका मतलब एक विशेषता नहीं है, इसका मतलब 3 विशेषताएं हैं। तो एक आपको गलत ढूंढना है, गलत ऑप्शन आपको देखना है जी। ये विशिष्ट और स्पष्ट होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य जो है ना, देखो ब्लूम की टैक्सोनॉमी में मैं आपको एक बार बता दूं, एक बार यहाँ पे लिख के बता दूं। ब्लूम ब्लूम ने उद्देश्य बताए थे 2 प्रकार के।
ब्लूम ने अपने टैक्सोनॉमी में उद्देश्य कितने प्रकार के बताए थे? 2 प्रकार के। एक तो उद्देश्य बताए थे उन्होंने कैसे सामान्य उद्देश्य, और एक उन्होंने उद्देश्य बताए थे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य। और इन सामान्य उद्देश्यों में उन्होंने एक बात कही थी कि ये जो सामान्य उद्देश्य हैं, ये जो सामान्य उद्देश्य हैं, इनको कहते हैं प्राप्य उद्देश्य, और ये एक कालांश में प्राप्त किए जा सकते हैं जी। और इनका क्षेत्र कैसा होता है? संकुचित होता है जी। ओके, ये कुछ बातें उन्होंने, और इनके बारे में उन्होंने कहा था कि इनका क्षेत्र कैसा होता है? ब्रॉड होता है जी। अब वापिस क्वेश्चन पर आते हैं। ये विशिष्ट एवं स्पष्ट होते हैं, बिल्कुल सही। डंके की चोट पर सही है ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट है। ये व्यवहारगत प्रक्रिया के पदों में होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को देखो, आप सुनो, आप एक क्लास में गए, एक क्लास में गए, आप ये टीचर हैं, एक क्लास में बच्चों को आपने क्या पढ़ाया? आपने पढ़ाया साधारण ब्याज, उदाहरण से समझा रहा हूं, साधारण ब्याज। और एक क्लास के एंड में बच्चे साधारण ब्याज को सीख गए, साधारण ब्याज के कंसेप्ट को सीख गए। इसका मतलब बच्चों के व्यवहारगत व्यवहारगत परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। इसका मतलब व्यवहारगत प्रक्रिया के क्या होते हैं? पदों में होते हैं, ये प्राप्त होते हैं, बिल्कुल। जैसे ही आप आपका पीरियड खत्म होगा, बच्चों को मान लो आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, जैसे आप बच्चों को अवकलन पढ़ा रहे हो, बच्चों को आप समाकलन के बारे में पढ़ा रहे हो, जैसे पीरियड खत्म होगा बच्चे अवकलन और समाकलन मतलब कैलकुलेशन को सीख जाएंगे। ये बिल्कुल सही। ये सामान्यकृत रूप में होते हैं। गलत बात, ये गलत ऑप्शन है। ये सामान्यकृत नहीं होते हैं भाई साहब। ये कैसे होते हैं? ये संकुचित होते हैं साहब। ये संकुचित कैसे होते हैं? संकुचित होते हैं, मैंने कहा कि ये एक पीरियड में प्राप्त होते हैं, केवल एक क्लास में इनको प्राप्त किया जा सकता है। और मैंने ये लिखा भी है, कहां पे गया वो? एक मिनट रुको आप, ये देखो, ये रहा। ये कैसे होते हैं साथियों? ये संकुचित होते हैं। कैसे होते हैं साथियों? ये संकुचित होते हैं, एक क्लास में प्राप्त होंगे। और ये कैसे होते हैं साथियों? ये यहाँ पे कैसे होते हैं? ब्रॉड होते हैं, ये विस्तृत होते हैं। चलो सवाल की तरफ से। तो इसका मतलब आपका जो राइट आंसर है साथियों, वो कौन सा हुआ है? ये सामान्यीकृत रूप में होते हैं। गलत, ये संकुचित होते हैं। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ऑप्शन नंबर इसका क्या रहेगा? आंसर आपका 4। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। गणित की उन्नति तथा सुधार देश की समृद्धता से संबंधित है। तो पहली बात तो ये कोट किसका है? तो आप, ये परिभाषा है नेपोलियन बोनापार्ट की। नेपोलियन की परिभाषा है, नेपोलियन की परिभाषा दिमाग में बैठा लो भाई, पेपर में आएंगी ये परिभाषाएं जी। अब आगे की बात करते हैं। करो सर जी, बिल्कुल लो। अब सवाल ये है कि गणित की उन्नति तथा सुधार देश की संप्रदा से संबंधित है। इसका क्या अर्थ है? देखो, गणित अच्छा होगा तो उस देश में विनिर्माण का कार्य अच्छा होगा, विनिर्माण का कार्य अच्छा होगा तो उस देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो उस देश के कौन से मूल्य बढ़ेंगे साथियों? ध्यान रखना, उस देश के सामाजिक मूल्य। उस देश के कौन से मूल्य बढ़ेंगे? सामाजिक मूल्य। इसका मतलब नेपोलियन बोनापार्ट की परिभाषा किससे संबंधित है? सामाजिक मूल्य से। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है? सामाजिक मूल्य। अब आता है कि साहब नैतिक मूल्य का अर्थ क्या है? गणित में बच्चा चलता है एक एक क्रम से, गणित में बच्चा लेता है सूत्रों का प्रयोग, और बच्चा प्रश्नों को हल करता है पदों के अंदर। तो क्या सही है, क्या गलत है, इसका पता उसको, बच्चे को पता चल जाता है कि सही व गलत वाले प्रश्न। तो इसका मतलब नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य भी गणित में होता है। उपयोगात्मक मूल्य का अर्थ है व्यवहारिक तौर पर गणित का उपयोग। उपयोगात्मक मूल्य का अर्थ है व्यवहारिक तौर पर गणित का प्रयोग। और सांस्कृतिक मूल्य में जब आप पुराने बने हुए चित्र देखते हो, तो कोई तो आयताकार में है, कोई वृत्ताकार में है, तो वो कौन सा मूल्य बता रहे हैं? सांस्कृतिक मूल्य। जो भी है, हमें उस बात से मतलब नहीं है, हमें इस बात से मतलब है ये प्रश्न का आंसर क्या है? गणित की उन्नति तथा सुधार देश की संप्रदा से संबंधित है। ये कथन किसका है? नेपोलियन का। और ये किससे संबंधित है? सामाजिक मूल्यों से। चलो अगले सवाल की तरफ सुनना भाई। गणित सभी विज्ञानों का सीए दवार एवं कुंजी है, परिभाषा है। ये कथन किसका है? आप बताओ, ये कथन किसका? नेपोलियन का तो हमने पढ़ लिया अभी, तो ये नेपोलियन का तो हो नहीं सकता। ओके, न्यूटन की जो परिभाषा है साथियों,
रटन की परिभाषा मैं लिख रहा हूं। गणित का कार्य केवल ज्ञानात्मक, केवल बच्चों को ज्ञान प्रदान करना नहीं है। बच्चों के अंदर तार्किक क्षमता, बच्चों के अंदर लॉजिकल पावर और बच्चों के अंदर सोचने की क्षमता का मतलब मानसिक क्षमताओं का क्या करना है, विकास करना है। गणित का कार्य केवल कि बच्चों को ये कहना नहीं है कि रट लो, केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं है, केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं है, बल्कि बालकों में मानसिक शक्तियों का विकास करना है। बल्कि ये मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूं, बालकों में, ये मैन मैन कीवर्ड है, बल्कि मानसिक शक्तियों का विकास करना। ये परिभाषा किससे संबंधित है? डटन से संबंधित है। बोलो आपकी ये परिभाषा आई कि नहीं आई? बिल्कुल, नेपोलियन की बताई थी हमने। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। अब साथियों अपन होगबेन की बात करते तो होगबेन जो है वो ये कहता है गणित सभ्यता एवं संस्कृति का क्या है, दर्पण है। ये होगबेन की परिभाषा ये है, गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। ये अगर परिभाषा आपसे पूछे कि ये परिभाषा किसकी है, साथियों ध्यान रखना, ये परिभाषा साथियों होगबेन की। होगबेन। अब आंसर क्या बच गया, सुनो। अब बच गया गणित सभी विज्ञानों का सिंह दवार एवं कुंजी है। तो ये परिभाषा साथियों आपके रोजर बेकन की। रोजर बेकन के लिए आपको कौन सा वर्ड ध्यान में रखना पड़ेगा? रोजर बेकन जब भी आए दिमाग में रट लो आप, ये तो परिभाषाएं तो याद करनी पड़ेंगी। रोजर बेकन आए तो कौन सा कीवर्ड ध्यान में रखोगे? सिंह दवार एवं कुंजी एवं की। ये आपको कुछ परिभाषाएं मैंने आपको बताई हैं और आपको जरूर याद होंगी। और नेपोलियन वाली अभी मैंने अपने पीछे वाले प्रश्न में चर्चा की थी। तो अब बोलो आपके समझ में आया कि नहीं है? तो लेकिन गुला मिला के बात ये है कि इस प्रश्न का आंसर क्या है आपका? रोजर बेकन। बोलो समझ में आया सर? हाँ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। और अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके सामने ये रहा। अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा आगमन विधि के सोपानों का सही क्रम है? विधि कौन सी है? आगमन। तो सुनना, मैं यहाँ पे लिख देता हूं आगमन विधि। ये लिखी हमने आगमन विधि। आगमन विधि के अंदर सबसे पहला सोपान होता है उदाहरण। सबसे पहले बच्चों के सामने क्या प्रस्तुत किए जाते हैं? उदाहरण। अब जिस जिसमें उदाहरण नहीं है उसको हटा दो। इसका मतलब उदाहरण किस किस में नहीं है? उदाहरण ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है, कट करो। ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन बच गए, इसका मतलब 2 तो नहीं है। ओके। और इसके बाद उदाहरण के बाद जैसे बच्चे के सामने उदाहरण आएंगे तो उदाहरण को देख के बच्चा क्या करेगा? बच्चा उन उदाहरणों का निरीक्षण करेगा। निरीक्षण करेगा, क्या करेगा साथियों? निरीक्षण करेगा। निरीक्षण करने के बाद बच्चा क्या करेगा? पैटर्न बनाएगा। क्या बनाएगा साथियों? पैटर्न बनाएगा। अब पैटर्न, पैटर्न और पैटर्न वर्ड नहीं मिले तो ध्यान रखना सामान्यीकरण है। सामान्यीकरण है। सामान्यीकरण ध्यान रखना, पैटर्न वर्ड को आप सेट कर लो यहाँ पे, सामान्यीकरण। और जैसे ही बच्चे पैटर्न बना लेगा तो बच्चा उसका क्या बना लेगा फिर अंत में? नियमीकरण। क्या बनाएगा उसका? नियमीकरण। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है इसके सारे ऑप्शन क्या हैं, गलत लग रहे हैं जी। एक बार चेक करते हैं। आगमन विधि के जो सोपान है और आगमन विधि के जो जनक है साथियों वो अरस्तु हैं। कौन है साथियों? अरस्तु हैं। तो उदाहरण, अंत में सामान्यीकरण, अंत में सामान्यीकरण, दो जगह सामान्यीकरण आ गया। इसका मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है जी। और ये जो ऑप्शन है 3 नंबर वाला, अंत में मैं इसकी जगह पर एक वर्ड को सेट कर देता हूं। मैं एक बार थोड़ा सा चेक
पर इसकी जगह पर अपन राइट आंसर क्या है लगा देंगे अपन। इसकी जगह अपन नियम बना देते हैं, वर्ड लिख देते हैं नियम, है ना, ताकि सही हो जाए। देख लो जी अब, है ना। देखो आगमन में सबसे पहले बच्चों के सामने क्या प्रस्तुत किया जाता है, उदाहरण। उदाहरण का क्या करता है बच्चा, निरीक्षण। जब निरीक्षण करता है तो क्या बना लेता है फिर उसका पैटर्न, और पैटर्न के बाद उसमें क्या बनता है, सामान्यीकरण। सामान्यीकरण के बाद क्या होता है, नियमीकरण। ओके। अब ये भी ऑप्शन कट हो गया, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं है, तो फिर ऑप्शन बचा कौन सा अपना, तो ऑप्शन बचा उदाहरण के बाद निरीक्षण, निरीक्षण के बाद और अंत में क्या बनेगा आपका, नियमी। देखो मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं, ये जो आगमन विधि है ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। किसके लिए उपयोगी है, सबसे पहले इस आगमन विधि का जो जनक माना जाता है पुराने समय में अरस्तु को माना जाता है। और प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर सबसे अच्छी विधि कोई है तो आगमन है, प्राइमरी लेवल पर। और ऐसा बताते हैं कि बच्चे को नया कंसेप्ट, नया कुछ सिखाना हो, बच्चे को पहली बार कुछ भी ज्ञान देना हो, तो सबसे पहले किस विधि से पढ़ाया जाता है, बच्चों को नए, बच्चों को नए संप्रते को, संप्रते का ज्ञान आगमन विधि से करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है, अभी बताते हैं। आगमन विधि, ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा का, मैं अलग से लिख रहा हूं, ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है। और प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली कौन सी विधि है, ध्यान रखना, आगमन विधि से प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाता है। नया कंसेप्ट जब भी आ जाए तो आगमन विधि। एक बात और बता देता हूं, इसके साथ इंपॉर्टेंट बात चल रही है तो चलो मैं एक बात और बता देता हूं। क्योंकि ये बाल केंद्रित विधि है, बच्चा इसमें सक्रिय रहता है, बाल केंद्रित मेथड है। बोलो यहां तक आपके समझ में आया कि नहीं आया। ओके, चलो अगले सवाल की तरफ। अब है, निम्नलिखित में से कौन सा निगमन विधि का शिक्षण सूत्र नहीं है। अब आपको सोल्व करना बताता हूं, निगमन विधि के सूत्र कौन से हैं तो लिख लेते हैं। निगमन विधि, इसके जो सूत्र हैं वो लिख रहे हैं अपन जी। न से नियम, न से निगमन है, तो नियम क्या होते हैं, सूत्र। तो ये किस ओर से किस ओर चलती है, ये चलती है सूत्र से उदाहरण की ओर। और सूत्र कैसे होते हैं साथियों, सामान्य होते हैं। तो सामान्य और उदाहरण कैसे होते हैं, विशिष्ट। सामान्य से विशिष्ट की ओर, ध्यान रखना सूत्र जो होते हैं साथियों वो सूक्ष्म होते हैं, और उदाहरण कैसे होते हैं, स्थूल। तो एक बात और लिख देते हैं, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। अब इसके अलावा अगर कुछ भी है तो अपन देखेंगे। सामान्य से विशिष्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सूक्ष्म से स्थूल ये भी सही है, ये भी निगमन विधि का सूत्र है। और अगला है सूत्र से उदाहरण, ये भी सही है। लेकिन स्थूल से सूक्ष्म जी नहीं, ये नहीं है। और आंसर भी अपना कौन सा है, फिर यही है। इसका मतलब अपना राइट आंसर कौन सा हो गया, ये वाला। ये तीनों ऑप्शन क्या है, गलत। तीन शिक्षण सूत्र आप ध्यान रखना किसके, निगमन विधि के। बोलो यहाँ तक आपके समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, बड़ा डायरेक्ट प्रश्न है अगला। तो एक डेफिनेशन है, पाठ योजना की प्राप्त की जाने उपलब्धियों के कथनों और विशेष तरीकों को प्रदर्शित किया गया है। एक औपचारिक दस्तावेज है जिसके द्वारा शिक्षक के मार्गदर्शन में दैनिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उन्हें प्राप्त किया जाता है। यह कथन किसका, ध्यान रखना भाई साहब, ये कथन जो है वो आपका एन एल बोसिंग का है। किसका है, एन एल बोसिंग। ऑप्शन नंबर एक क्या है, करेक्ट है, याद कर लो, कोई ऑप्शन नहीं है। हो गया समझ में सर, बिल्कुल ये है इसका राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इकाई उपागम, इकाई उपागम किस मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। वैसे मैंने आपको बताया था
तो आपको दोबारा बता देता हूँ, इकाई और एक होती है पाठ योजना। ये दोनों के दोनों उपागम किसकी देन है? गेस्टाल्टवाद की देन है। गेस्टाल्टवाद की देन। और गेस्टाल्टवाद जो है वो सिद्धांत किस से किस ओर के चलता है? पूर्ण से अंश की ओर। और इसे बोलते हैं समग्रतावाद का थ्योरी। और इसी का एक और नाम है, आप वो भी दिमाग में रख लेना, समग्रता पूर्ण से अंश की ओर। ये बड़े रूप से छोटे रूप की ओर चलते हैं। और गेस्टाल्टवाद किन की देन है? ये जर्मन के 3 वैज्ञानिक हैं, कोहलर्स, मैन यही है, वर्दीमर और कोहप्फा। ये 3 मनोवैज्ञानिक हैं। तो आप देख लो इसमें से संज्ञानवाद की देन है, नहीं नहीं संज्ञानवाद की देन नहीं है, देन है गेस्टाल्टवाद की। प्रश्न का राइट आंसर। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बड़ा बढ़िया सवाल है, मजा आ जाएगा इसको। प्रायोजना विधि के अव्यवस्थित सोपान नीचे दिए गए हैं, नीचे दिए गए विकल्प में से इन विकल्पों का क्रम चुने। एक बार अपने काम करते हैं, प्रायोजना के चरण लिख लेते हैं, फिर आपको आसानी हो जाएगी ना। प्रायोजना, प्रायोजना के सोपान, प्रायोजना के 6 सोपान होते हैं। और इसको देने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम है जॉन ड्यूई। चलो खैर छोड़ो उसको। पहला है परिस्थिति या समस्या की उपस्थिति, समस्या की उपस्थिति। जब समस्या सामने आएगी तभी तो आप क्या करोगे, आप करोगे, तभी तो आप प्रोजेक्ट बनाओगे। उसके बाद जैसी समस्या आपके सामने आ गई, मतलब परिस्थिति आ गई, तो आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट का चुनाव करोगे, प्रायोजना का चुनाव। भाई ये समस्या कैसी है और इसके लिए प्रायोजना किस प्रकार की लगानी है। फिर क्या करोगे, फिर प्रायोजना की आपने योजना भी बना ली। अब उस प्रोजेक्ट का क्या करोगे, प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार करोगे, रूपरेखा। जब रूपरेखा तैयार हो जाएगी तो अब क्या करोगे, प्रायोजना का क्रियान्वयन। तो प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन। और जब प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन कर दोगे तब अंत में आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट का मूल्यांकन। और मूल्यांकन करने के बाद भविष्य के लिए इसका क्या करोगे, आप इस डाटा को क्या करोगे, स्टोर करके रखोगे। और इसको बोलते हैं लेखा जोखा संग्रहित करना, संग्रहित। ये 6 चरण हैं। और साथियों ये बात बता दूं, प्रायोजना के जो जनक हैं साथियों, वो हैं जॉन ड्यूई। ड्यू, प्रायोजना के जो जनक हैं साथियों वो जॉन ड्यूई हैं। 1 मिनट में इसका थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, समस्या आ रही है। जी, आ गया समझ में सर? बिल्कुल। अब वापस प्रश्न पे चले। ओके, चलो प्रश्न पे। जी, देखते हैं। अब सवाल अपने सामने ये रहा, अब इसको चेक करते हैं। सबसे पहले प्रयोजना का चुनाव, उद्देश्य, ये इस साइड में उनको अपन 1 2 3 अपन लिखते जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं इनमें, सबसे पहले परिस्थिति प्रदान करना। हाँ जी, सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 परिस्थिति का चुनाव हो गया। ओके, जैसे परिस्थिति आ गई तो आप प्रयोजना का क्या करेंगे, चुनाव। तो 2 नंबर पे आ गया प्रयोजना का चुनाव, 2 नंबर पे। फिर क्या करेंगे अपन, क्या प्रयोजना का चुनाव करेंगे, फिर प्रयोजना की अपन क्या करेंगे, रूपरेखा तैयार करना या उसकी योजना बनाना, 3 नंबर हो गया। उसके बाद इसका क्या करेंगे, इसकी अपनी योजना बनाएंगे, योजनाबद्ध, योजना बना ली और इसका क्या करेंगे, क्रियान्वयन करेंगे या योजनाबद्ध क्या करवाएंगे, कार्य। और 5 नंबर पर साथियों अपन इसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। और 6 नंबर पर इसका साथियों क्या लेखा जोखा रखेंगे। अब देखो साथियों इसका उत्तर कैसे कैसे है। सबसे पहले है आपका, अब जो जो आए हैं उसको अपन ले जाएंगे, कौन सा 1 नंबर पे है, कौन सा 2 नंबर पे है। 1 नंबर पे है 3 नंबर। अब इसमें जो 3 नंबर नहीं है उसको काट दो, इसका
ये दोनों तो नहीं है। 3 नंबर के बाद है साथियों आपका, 3 के बाद है आपका 2 नंबर मतलब 1 नंबर, और उसके बाद है साथियों आपका 1 2 फिर 3 में आपका 2 नंबर। ये रहा जी, ओके, ये भी सही है। अगला देखो, 4 पे है साथियों आपका 5 नंबर, तो ये लो जी। और फिर 6 पे है, 5 पे है सॉरी आपका 4 नंबर, और 6 पे है आपका साथियों 6 नंबर। अब देखो साथियों, इस इस पैटर्न के अकॉर्डिंग कौन सा बैठ रहा है? तीसरा, दूसरा, पहला, दूसरा, पांचवा, चौथा और छठा, ऑप्शन नंबर ये वाला, इसका क्या है करेक्ट आंसर? बोलो, आपके समझ में है कि नहीं है? बिल्कुल समझ में आया, तुम करेक्ट है सर, बिल्कुल। ये इसकी योजना के तरीके बने, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। जैसे ही ऐसे सवाल बने ना तो आप लिख दिया करो साथ साथ, जैसे ये 3 नंबर है तो यहाँ आप लिख दो 3 नंबर, ताकि बाद में जो है ना सोल्यूशन क्या हो जाए आपका आसान, नहीं तो ऐसे प्रश्नों में आप गड़बड़ कर दोगे। चलो अगले की तैयारी करें जी। सवाल, विद्यार्थी समांतर श्रेणी के उदाहरण दे सकेगा, यह किस विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित है? देखो सुनो, उदाहरण दे सकेगा, दिमाग में बैठा लो, अवबोध से संबंधित है। कौन सा विशिष्ट उद्देश्य साथियों? अवबोध। अवबोध के इसके अलावा भी मैं कुछ कार्य सूचक शब्द लिख रहा हूं, जैसे सही मान लो उदाहरण नहीं दिया, इसकी जगह जैसे सही अनुमान लगाना, सही अनुमान लगाना, ये भी करेक्ट है। उसके अलावा अंतर कर पाना, ये शब्द आ जाए तो भी आपका अवबोध, अंतर कर पाना। अगर बच्चा व्याख्या कर पा रहा है, व्याख्या करना, और अगर बच्चा क्या कर पा रहा है, उदाहरण दे रहा है, उदाहरण दे रहा है, ये साथियों किससे संबंधित है? ये सभी के सभी शब्द साथियों संबंधित हैं इस विशिष्ट उद्देश्य से, अवबोध से। इसका मतलब इस प्रश्न का तो राइट आंसर हो गया आपका अवबोध, बिल्कुल करेक्ट, ओके जी। लेकिन मान लो ज्ञान की बात आ जाए तब साथियों इसके लिए कौन से कार्य सूचक शब्द हैं, वो लिख देता हूं मैं, सुनो आप। ज्ञान के लिए आपके जानना, अगर बच्चा जान जाए, अगर बच्चा परिभाषा दे, अगर बच्चा पहचान पाए, पहचानना, बच्चा प्रत्यास्मरण कर पाए, ये यदि कोई कार्य सूचक शब्द मिले तब अपन को समझना है कि किस विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा बच्चा, बच्चा ज्ञान की प्राप्ति कर। तो दो हो गए। अब बच्चा विश्लेषण की बात कर लेते हैं अपन साथियों। अगर विश्लेषण विशिष्ट उद्देश्य आपको पता करना तो उसके लिए 2 3 कार्य सूचक शब्द हैं। खंड खंड करना, ये मिल जाए। अगर वर्गीकरण करना आ जाए, अगर ये शब्द मिल जाए, तो ये किस विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति को बता रहे हैं साथियों? ये विश्लेषण को बता रहे हैं। अब इसमें एक बच गया आपका, कौन सा? अनुप्रयोग है। चलो इसको और बता देते हैं, सुनो। अनुप्रयोग, कभी भी आप अनुप्रयोग विशिष्ट उद्देश्य को पता करना हो, अनुप्रयोग नामक विशिष्ट उद्देश्य आपको सवाल आ जाएगी, इसका पता करो, तो इसके लिए सीखे गए ज्ञान का, सीखे गए ज्ञान का, सीखे गए ज्ञान का विशिष्ट परिस्थितियों में, दैनिक परिस्थितियों में या विशिष्ट परिस्थितियों में लागू कर पाना। अगर बच्चे को ज्ञान है, अगर वो दैनिक परिस्थितियों में उसको लागू कर रहा है तो भी सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी समस्या के लिए सर्वोत्तम विधि का चयन करना, सर्वोत्तम विधि का चयन, सर्वोत्तम विधि का चयन, इसके लिए किसी भी समस्या के समाधान के, समस्या के
समस्या के समाधान के लिए यदि आप सर्वोत्तम विधि का चयन करते हो तो साथियों ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। बोलो आपके ये समझ में आया है कि नहीं आया? देखो मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपको ये वर्ड बहुत बार आ गया है, अवबोध आ जाए और इसके लिए यदि कार्य सूचक शब्द पूछे तो ज़्यादातर आपको परीक्षा में मिलता है। बच्चा उदाहरण दे सकेगा तो भी यही सही शब्द है। सही अनुमान लगा पाएगा, सही अनुमान तो भी यही है। बच्चा उदाहरण दे सकेगा, ये हो ही गया। बच्चा व्याख्या कर पाएगा तो भी अवबोध विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति है। और अगर बच्चा अंतर कर पा रहा है तो भी साथियों किसकी किस विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति है, तो ध्यान रखना ये अवबोध की और ये किसकी साथियों, आपके अनुप्रयोग की। तो लास्ट वाले प्रश्न का साथियों आंसर है आपका ये वाला अवबोध। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोला। और आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना ताकि इस चीज को आप कर पाओ। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है और आपको समझ में भी आया होगा। जी, अगला सवाल है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं। जब विज्ञान, अर्थशास्त्र मतलब अन्य विषय, गणित को छोड़ के अन्य विषय जो भी हैं, दर्शन शास्त्र, भूगोल इत्यादि के साथ अध्यापक अपने शिक्षण के दौरान गणित के संप्रत्यों का प्रयोग करते हैं, उस समय प्रत्येक विषय का गणित के साथ स्थापित होने वाला संबंध क्या कहलाता है? सुनो, बड़ा बढ़िया सवाल बताया है आपने और मैं इसको हल करने का बड़ा बहुत बारीकी से इसको आपको हल करा पाऊंगा। और समझना, देखो गणित की परस्पर, गणित में जैसे अर्थमेटिक है, गणित में जैसे बीजगणित है, गणित में जैसे रेखा गणित है, उनका आपस में संबंध है ना, वो उसको बोलते हैं पारस्परिक संबंध। पर बता देता हूं, ये भी ऐसा सवाल बन सकता है, गणित की शाखाएं कौन कौन सी जी? मैं कह रहा हूं अंक गणित, रेखा गणित और बीज गणित। ये एक बार पढ़ दो फिर आपके समझ में नहीं, यही कंसेप्ट है। यदि इनका आपस में संबंध है, अंक गणित का रेखा गणित से और रेखा गणित का बीज गणित से, तो इसको बोलते हैं, बोले कि अपन सह या पारस्परिक संबंध। कौन सा संबंध बोलेंगे इसको? पारस्परिक संबंध। ओके। इसके अलावा गणित का संबंध किसके साथ हो? सुनो, इसके अलावा गणित का अन्य विषयों के साथ संबंध, गणित का अन्य विषय, चाहे कोई भी अन्य विषय हो, विषयों के साथ संबंध यदि आ जाए तो साथियों उस संबंध को अपन क्या कहेंगे? उस संबंध को, अन्य विषयों के साथ संबंध को कहेंगे बहुपक्षीय संबंध, या उसको गुणांक संबंध भी बोलते हैं। बहुपक्षीय संबंध, बहुपक्षीय संबंध। अब चलो प्रश्न पे, यही है अन्य विषयों के साथ संबंध क्या कहलाता है साथियों? बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका गुणांक संबंध। पारस्परिक संबंध है गणित की शाखाओं के साथ संबंध। अभी लिखा है हमने गणित की परस्पर शाखाओं के साथ संबंध, परस्पर शाखाओं के साथ संबंध। तो साथियों आपका आंसर आएगा ये। अगर एक की संबंध की बात आए, मान लो गणित का दूसरे विषय के साथ संबंध है लेकिन दूसरे विषय का गणित के साथ संबंध नहीं है, तो उसको बोलेंगे एक की संबंध। लेकिन आंशिक संबंध नाम का कोई संबंध होता ही नहीं है। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर है साथियों आपका, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल सुनो, उस वैज्ञानिक शिक्षा की नींव जो गणित के साथ प्रारंभ नहीं होती अवश्य ही दोषपूर्ण है, ये कथन किसका है? दोषपूर्ण शब्द एक ही वैज्ञानिक का जिसका नाम है काम्टे। काम्टे। इस प्रश्न का आंसर क्या है साथियों आपका? काम्टे। अल्बर्ट का संबंध इससे है ही नहीं, अल्बर्ट का संबंध है पंचपदी से। पाठ योजना के अंदर जो 5 चरण है वो बताने वाले वैज्ञानिक कौन है? हर्बर्ट है। तो ये भी नहीं है। अब ऑप्शन बच गया होगबेन, ओगबेन और रोजर बेकन अपन थोड़ी देर पहले पढ़ गए, तो इसकी अपन चर्चा करने वाले नहीं।
अपने प्रश्न का राइट आंसर है कामटे। रट लेना भाई परिभाषा। उस वैज्ञानिक थॉट जो गणित के साथ प्रारंभ अवश्य दोषपूर्ण है, ये संबंध, ये स्टेटमेंट किसका है? कामटे का। कर लेना याद, बिल्कुल इजी है। अगला बढ़िया क्वेश्चन है, सुनना। निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण के दौरान, कौन सा विकल्प गणित शिक्षण के दौरान असुरचित उपकरण के उपयोग को नहीं दर्शाता? सबसे पहले बात करते हैं असुरचित होता क्या है। देखो असुरचित कभी भी संबंध आ जाए ना, तो असुरचित कभी भी शब्द आ जाए तो इसका मतलब होता है सेम टू सेम टाइम, तत्काल समय। इसका अर्थ है हाथों हाथ या तत्काल कंसेप्ट को समझाने के लिए किसी सामग्री को बनाना बिना किसी परंपरागत सामग्री का उपयोग किए हुए। मतलब क्या है? तत्काल, तत्काल अपने द्वारा, शिक्षक द्वारा निर्मित, शिक्षक द्वारा निर्मित ऐसी सामग्री जो बच्चों को संप्रत्य की समझ, बच्चों को संप्रत्य की समझ में सहायता प्रदान करे। क्या कहलाता है साथियों? इस शब्द को, इस बात को बोलते हैं अपन असुरचित। असुरक्षित शब्द आ जाए तो तत्काल शिक्षक द्वारा निर्मित ऐसी सामग्री जो बच्चों को संप्रति की समझ में विकसित करे। बस इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि वो सामग्री परंपरागत नहीं होनी चाहिए, परंपरागत सामग्री का उपयोग नहीं होना चाहिए, का उपयोग नहीं होना चाहिए। जैसे ज्योमेट्री बॉक्स ये परंपरागत है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जी आया समझ में? बिल्कुल। अब सवाल पे चलते हैं। चलो, दिए गए नाप के त्रिभुज का निर्माण ज्योमेट्री बॉक्स की सहायता से करना। ज्योमेट्री बॉक्स आ गया तो ये यही नहीं है, इस प्रश्न का आंसर ये है। ज्योमेट्री बॉक्स आ गया, ज्योमेट्री बॉक्स तो ये तो परंपरागत है। वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए चूड़ियों, तो चूड़ियां, रिंग्स, धागा, मीटर स्केल का उपयोग करना, ये है देखो ये है असुरक्षित। असुरक्षित एक तो ये हो गया। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए चौका बॉक्स, धागा और मीटर, इनका प्रयोग करना, ये भी कैसा है? असुरक्षित। गोले का आयतन, स्पेयर का आयतन ज्ञात करने के लिए गेंद, कॉफी बोतल, पानी का उपयोग करना, ये भी कैसा साथियों? असुरक्षित। लेकिन अगर आपने किसका प्रयोग कर दिया, यहाँ पे आपने प्रयोग कर दिया त्रिभुज का निर्माण किया है आपने किसमें? ज्योमेट्री बॉक्स की सहायता से, तो साथियों ये कैसा नहीं है? ये साथियों असुरक्षित नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर कैसा है साथियों? मैं एक बार इस सबको रफ कर देता हूं, आपको समझा पाऊं। बाकी तो आप समझ पाए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। जी, तो त्रिभुज का निर्माण करने के लिए आपने प्रयोग किया ज्योमेट्री बॉक्स का, इसका मतलब ये कैसा नहीं है? असुरक्षित नहीं। इस प्रश्न का आंसर बोलो, समझ में आया है कि नहीं है? चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? सुनो, पहले आप ये देख लो कौन से हैं। अभिकर्मित अनुदेशन के सिद्धांत के 5 पद होते हैं। कितने पद होते हैं साथियों? 5 पद होते हैं। शुरुआत करते हैं। पहला जो पद होता है उस पद को बोलते हैं लघु पद का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत बोलते हैं? पहला जो पद होता है साथियों उसको बोलते हैं लघु पद का सिद्धांत, लघु पद का थ्योरी। जी। दूसरा जो है साथियों वो है बाह्य अनुक्रिया का सिद्धांत। बाह्य अनुक्रिया का थ्योरी। जी। और तीसरा है स्वगति का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत। और चौथा है साथियों आपका तत्काल प्रतिपुष्टि,
का सिद्धांत। और साथियों पांचवा है आपका, इसको बड़ा ध्यान से सुनना आप, आपका पांचवा है स्व मूल्यांकन का सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्व मूल्यांकन का थ्योरी। अब जो है वो तो ठीक, और जो नहीं है वही अपना क्या है इस प्रश्न का आंसर। देखो, लघुपद का सिद्धांत है, बाह्य अनुक्रिया का सिद्धांत है, स्वगति का सिद्धांत है, तत्काल फीडबैक, सेम एट ए टाइम फीडबैक, स्व मूल्यांकन। ये देखो एक दो तीन, अमूर्तता का सिद्धांत नहीं होता। इसका मतलब आपके जो प्रश्न का आंसर है आपको साथियों 36वें प्रश्न का आंसर है अमूर्तता का सिद्धांत। बोलो आपके समझ में आया है कि नहीं है? अगले सवाल पे चले? बिल्कुल, चलो। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। कौन सा सर्वे दृश्य सामग्री के उपयोग हेतु सही उद्देश्य नहीं है? करते हैं इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। देखो, विद्यार्थियों की सीखने की गति में सुधार करना बिल्कुल है, डंके की चोट पे है। विद्यार्थियों को अधिक क्रियाशील बनाना, सर्वे दृश्य सामग्री करेंगे तो बच्चे ज्यादा एक्टिव रहेंगे, ये दोनों भी सही है। विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रदान करना, नहीं नहीं नहीं, सूचनाएं प्रदान करना इसका कार्य नहीं है। सूचनाएं प्रदान करना शिक्षक का कार्य है। सूचनाएं प्रदान जो है वो टीचर करता है। कौन करता है? शिक्षक करता है। ये तो सूचना को अच्छे तरीके से प्रसारित करता है, ये तो टीचर करता है। ये तो गलत है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया अपना? गलत हो गया। अधिगम कर्ता के निरीक्षण शक्ति का विकास करना, ये भी इसका ऑप्शन क्या है? सही है। इसका मतलब इस प्रश्न का जो अपना राइट आंसर बना साथियों, वो ऑप्शन नंबर बना साथियों 3। मतलब ये ऑप्शन क्या है? गलत है। और अपने प्रश्न का आंसर क्या है कि उपयोग उद्देश्य नहीं है, तो उद्देश्य कौन सा नहीं है? यही नहीं है। बोलो आपकी समझ में आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल आया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिगृहित नहीं है? पहले तो अभिगृहित का अर्थ क्या होता है? एक्जियोम। एक्जियोम का अर्थ है स्वयं सिद्धि, और स्वयं सिद्धि का अर्थ है साथियों क्या? जिनको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती, जो अपने आप ही क्या होती हैं, जो पहले से ही क्या होती हैं, सर्वमान्य होती हैं। मैं आपको बता देता हूँ स्वयं सिद्धि का अर्थ क्या होता है, सुनो। मैं यही बता रहा हूँ आपको, है ना। स्वयं सिद्धि क्या होती है? ऐसे गणितीय कथन जिन्हें बिना प्रूफ किए ही सही मान लिया जाए, जो गणितीय सिद्धांत का क्या होते हैं? आधार। ऐसे गणितीय कथन जो बिना प्रूफ किए सही मान लिए जाते हैं। ओके, जिनको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती, और ये गणितीय सिद्धांत या प्योर मैथमेटिक्स का आधार होते हैं। ओके, जैसे दो समकेंद्रीय वर्त एक दूसरे को कभी नहीं काटते। जैसे एक वर्त ये हो गया और एक वर्त ये हो गया, तो ये दोनों कभी नहीं काटेंगे। दो सरल रेखाएं एक दूसरे को केवल एक बिंदु पे काटती हैं, इसके अलावा नहीं काट सकती। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये कैसी हैं? अभिगृहित हैं। चलो प्रश्न को, एक सरल रेखा किसी भी बिंदु से किसी भी बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक खींची जा सकती है। बिल्कुल, एक सरल रेखा एक बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक खींची जा सकती है। मान लो दूसरा बिंदु ये है, तो बिल्कुल खींची जा सकती है, तो ये भी सही है। दो सरल रेखाएं एक रेखा एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं करती। बिल्कुल, अभी तो बताया। ये जो दो सरल रेखाएं, एक ये रही और एक मान लो ये रही, तो ये दोनों एक दूसरे को केवल एक बिंदु पे ही क्या करेंगे? कट करेंगे। ओके, दो वर्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर सकते हैं। मान लो एक वर्त ये रहा और दूसरा वर्त ये रहा, तो ये प्रतिच्छेदित इनके बिंदु कितने रहेंगे साथियों? दो रहेंगे। दो के अलावा नहीं हो सकते। आप इनको चाहे कैसे बना लो। अब आप कहोगे सर भी इनको ऐसे बनाओ जी। एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया। नहीं सर, तो इसका कटिंग
बिंदु कहाँ पे है, ये रहा। नहीं जी सर ऐसे नहीं बनाओ, आप ऐसे बनाओ। एक तो आपने यूं बना दिया जी बिल्कुल, एक थोड़ा और अंदर से लो आप, ये लो, फिर भी इसके कटिंग पॉइंट कितने हो गए, अभी भी इसके प्रतिच्छेद बिंदु कितने हैं, दो। तो है समझ में सर, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी क्या है सही। संपूर्ण उसके अंशों का योग है, बिल्कुल। जैसे 100 जो है किसका योग है, 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग है, ये भी सही है। इसका मतलब इसके तो चारों ही ऑप्शन क्या हुए, तो इसका मतलब ये जो प्रश्न है विगत परीक्षाओं में आया हुआ है, और इसके लिए विद्यार्थियों को क्या मिला था, बोनस। क्या मिला था, बोनस। चारों ही ठीक है, आपको स्वयं सिद्धि की कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, बढ़िया बात है। तो अगले की तरफ से, अंक गणित में मूलभूत प्रक्रियाओं के लिए निदानात्मक परीक्षण विकसित किया गया। अब बच्चों के समझ में ये नहीं है, ये निदानात्मक परीक्षण होता क्या है, सुनो, बड़ी गौर करने वाली बात है। सवाल क्या है सुनना भाई एक बार। अंक गणित में मूलभूत संक्रियाओं मतलब जोड़ घटा गुणा भाग आदि के लिए निदानात्मक डायग्नोसिस टेस्ट विकसित किया। यह टेस्ट किसके द्वारा विकसित किया गया था, बिल्कुल बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर याद रखो, जीटी बुशवेल व टेनर जोन। समझ में आया सर, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा भाई। निदानात्मक परीक्षण जो है मूलभूत ऑपरेशन के लिए ने दिया था, जीटी बुशवेल और एवं दो मनोवैज्ञानिक थे, लेनोर जोन जी। ये आपको प्रश्न क्या करना पड़ेगा साथियों, याद रखना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल ये रहा, पाठ्यक्रम कलाकार जी, जिसे वह साधन है जिसे वह पदार्थ है मतलब विद्यार्थी को अपने आदर्श मतलब उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो मतलब स्कूल में डांस के यह कथन किसके द्वारा अच्छे रूपकों का इस्तेमाल किया। देखो ये अध्यापक कलाकार शब्द यूज किया गया, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसकी। और एक विद्यार्थी को इसने पदार्थ यूज किया है, और स्टूडियो स्कूल को इसने क्या यूज किया है, स्टूडियो। सुनो बात, सुनो आप मेरी, ये सभी साथियों क्या हैं, रूपक हैं। और रूपकों का प्रयोग करने वाला जो मनोवैज्ञानिक है साथियों, वो एक ही है अभी तक का, उसको दिमाग में बैठा लो, कनिंघम। क्या साथियों, कनिंघम। और इस प्रश्न का जो अपना राइट आंसर है वो अपना कौन सा है, कनिंघम। मुझे बताओ विद्यार्थियों, आपकी ये बातें आपके समझ में आई कि नहीं आई। मैंने प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्व करवाने का प्रयास किया है, और कोशिश की है कि ये प्रश्न आपको बेटर तरीके से समझ में आए। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर मुझे बता सकते हैं कि ये वाला प्रश्न सर हमें समझ में नहीं आया, ये वाला प्रश्न आप एक बार दोबारा बताएं, तो आपको दोबारा जरूर बताया जाएगा। बाकी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, ये बिल्कुल तय है। कुछ एक दो चीजें और हैं, 20 क्वेश्चन और हैं, कल डिस्कशन करेंगे। और उससे आगे वाले वीडियो के अंदर एक बिल्कुल शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें अपन जितने भी शिक्षण विधियों के जनक कौन है और पाठ्य योजना इकाई योजना किस किस ने दिए, एक वीडियो के अंदर उनको सबको अपन क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। और इसी के साथ सभी विद्यार्थियों से मैं यहाँ विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।